सो वेलकम यू अगेन। चलिए पार्ट अपना 4 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 4 का ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको मेंस के कराए। होपफुली आपने वो अटेम्प्ट करके देखे होंगे। अब पार्ट 5 में क्या है देखिए, पार्ट 5 इसमें क्या है, यूनियन के बारे में बात करता है, यूनियन संघ के बारे में। अब संघ के बारे में सबसे पहले जो इसमें चीज़ आती है वो है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ये तैयार कैसे करना है, क्योंकि इसका जो इलेक्टोरल कोलाज है, जो टेन्यूर है, इवन आप देखो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, या फिर वोट ऑफ या वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए एमपी, वो ऐसे क्वेश्चन हैं ये सब प्रेसिडेंट से जो डायरेक्ट बनते भी हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल किस प्रोविज़न से रिलेटेड है ना, पूछ लेगा 55, 56, 57 इस तरीके से। दूसरा वो क्या करेगा आपसे, यूपीएससी में जैसे पूछता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इज इक्वल, ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट बेस पूछेगा। तीसरा आपसे वो थोड़ा सा पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, जैसे इलेक्शन है तो इलेक्शन में कौन पार्ट लेता है, कौन पार्ट नहीं लेगा। ऐसे ही पूछ लेगा कि इसके इम्पीचमेंट में मेजॉरिटी किस टाइप की चाहिए, उसमें कौन कौन लोग पार्ट लेते हैं। तो ये ना अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं रियल एग्ज़ाम में। यहाँ से आपका थोड़ा सा एक सही तरीके से अगर मैं आपसे बताऊँ तो एक डिफरेंट चीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपको कुछ समझना है, समझना ज़्यादा है, कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा, और उसके बेस पे ही आपके मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए इसको पढ़ने का देखिए एक ही तरीका है जो सबसे सही है, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम सीधा उसके साथ चलें। जैसे आर्टिकल 52 है, 52 से लेके 61 तक ये प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट के बारे में। तो हम इन्हीं को लिस्ट डाउन कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे हम चलिए लिख लेंगे आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, ऐसे ही आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, ऐसे ही आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, है ना, यही सब है। ऐसे ही आर्टिकल 61, अब ये हमने लिख लिया एक तरफ। अब पहले इसमें क्या प्रोविज़न है मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके बाहर जो पूछेगा वो सब गलत हो जाएगा, है ना, वो सब इंटरप्रिटेशन है। तो देखिए 52 में क्या बोल रहा है, आप इसको याद करने का भी मैं आपको बताऊँ, एसपी, एसपी, ठीक है, एसपी आपने याद किया, एसपी ई कर लेना चाहे, एसपी ई। उसके बाद एम टी ए, मीन्स अब ये तरीका है, कुछ भी बोल लीजिए, याद रहे नहीं रहे, मीन्स इसमें कुछ कर नहीं सकते। या एम टी ए, और आपको सी ओ ओ, इस तरीके से ये एक कुछ इसमें से अगर आपको लॉजिकली लग रहा है कि आप बना पाओ तब तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपसे बोलूँगा कि इसके चक्कर में आप मत पढ़ना। क्योंकि देखिए इतनी सारी जब ज़्यादा आप ट्रिक और इन सब पे याद करके जाते हो ना, तो ये भी बैकफायर कर जाती हैं, याद नहीं रहती। सिंपली आप समझने की कोशिश करो कि देखिए किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो सबसे पहले वो क्या बात करेगा, प्रेसिडेंट की बात करेगा इसमें, कि एक प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा। तो इसमें चलिए प्रेसिडेंट की बात है 52 में, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए प्रेसिडेंट है, उसकी बात हो गई है, अब उसकी क्या शक्तियाँ रहेंगी, पावर्स उसके पास क्या रहेंगी, उसकी बात होगी इसमें। तो चलिए आपके पास एक सीट हुई प्रेसिडेंट की, आपने उसकी पावर डिसाइड कर दी। अब पावर वो मिलेंगी कैसे आपको, तो मिलेंगी आपको इलेक्शन से, जब आप इलेक्ट होके यहाँ पे आओगे, ठीक, ये समझ में आया। अब इस इलेक्शन का जो तरीका होगा वो क्या होगा, मैनर,
ये मैनर के बारे में है। अच्छा ठीक है, आप चुनाव जीत के आ भी गए तो कितने साल के लिए रहोगे, आपका टर्म क्या होगा, तो ये उसकी बात करेगा। चलिए आपने टर्म अपना पूरा कर लिया, तो क्या आप दोबारा आ सकते हो, अगेन क्या आप अपॉइंट हो सकते हो, ठीक यही है। तो ये सारी चीज़ें आपको लग नहीं रहा कि यार एक लॉजिकली वे में लिखी हुई है कि अच्छा पहले पद है, उस पद की ये पावर है, वो पावर मिलेंगी कैसे, जब आप इलेक्शन लड़ के आओगे, उस इलेक्शन का तरीका, और जब आप इलेक्ट हो जाओगे तो कितने साल के लिए हो जाओगे, क्या दोबारा टर्म पूरा करने के बाद आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, तो ये सब है इसमें। अब आप एक तरह से इस चीज़ को समझना कि जैसे हमारा नोटिफिकेशन आता है, अभी आप फॉर्म फिल करोगे, आपने किसी भी एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो फिल किए ही होंगे, है ना, तो उसमें क्या प्रोवाइड करता है आपको कि पहले देखिए कितने वैकेंसी हैं, कितने पद हैं, है ना, ऐसे ही तो बोलता है। फिर उसमें आपसे बोलता है कि अच्छा किस कैटेगरी के लिए क्या है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, GS1 GS2 ये क्या है। एलिजिबिलिटी की भी तो बात करता है ना कि आपको मिनिमम आर्यता या फिर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करेगा आपसे। ये तो उसने बता दिया कि ये पद है, ये टर्म है, ऐसे आएगा, ऐसे रिक्रूटमेंट होगा। अब एलिजिबल कौन लोग होंगे इसके लिए, एलिजिबिलिटी, इसका कैसे पता चलेगा, तो लिखा गया होगा, किसी ने लिखा होगा, ठीक। ऐसे ही अब 59 60 61 इसको आप ऐसे याद रख लो, COO कि O में, इस वाली O में क्या है, ओथ, तो इस 0 से O ओथ, ऐसे याद रख लेना। ऐसे ही उसका कंडक्ट, आचरण कैसा होगा, तो आचरण वगैरह तो इतना ज़रूरी नहीं है, तो उतने काम का नहीं है, ठीक है। और ये जो 61 है ये है आउट, कि आपको बाहर कैसे करना है, मीन्स इम्पीचमेंट, ठीक है। तो अभी आपने भी अगर लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा तो दिमाग में आपकी चीज़ें बहुत फ्रेगमेंटेड होंगी, है ना, फ्रेगमेंटेड होगी। फ्रेगमेंटेड क्या कि यार उसमें लक्ष्मीकांत में सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने, लेकिन कुछ दिमाग में कुछ सेट नहीं हो पाता। तो अभी आप देखो क्या इससे आपके दिमाग में कुछ इमेज नहीं बन रही, कितना क्लियर है सब चीज़ें। आपने लक्ष्मीकांत से भी पढ़ा है तो बस इसी के सामने लिखते जाओ कि अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें किसमें, तो उसी से आपको प्रेसिडेंट पूरा हो जाएगा। इसके बाहर तो कुछ नहीं है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही तो सब कुछ है, उसके बाहर थोड़ी ना है कुछ, वो तो इंटरप्रिटेशन है फिर उसकी, ठीक। तो देखिए 52 में क्या है, प्रेसिडेंट का एक ऑफिस है, एक पद है, उसके बारे में डिस्कस है, चलिए हमने समझ लिया। अब उसकी पावर लिखी हुई है 53 में, तो पावर हम देखेंगे पावर कौन कौन सी है। पावर बहुत एग्जॉस्टिव है पावर, अगर मैं आप सोच, चलिए फिर से ब्रीफ करता हूँ। प्रेसिडेंट होगा, पावर 8 तरीके की शक्तियाँ हैं लगभग। कौन से 8 तरीके हैं, तो चलिए उसको मैं बता देता हूँ आपसे। एक तो देखिए लेजिस्लेटिव पावर आएगी, विधायिका की पावर आएगी, लेजिस्लेटिव पावर है। दूसरी पावर कौन सी है, वो है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। तीसरी पावर कौन सी है, वो है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। 3 पावर तो ये हुई। अब इसके बाद कुछ वित्तीय पावर भी है, फिनेंशियल पावर भी है। और कौन सी पावर है, तो डिप्लोमेटिक पावर है, डिप्लोमेटिक पावर। अब डिप्लोमेटिक के बाद और भी कुछ है क्या, 1 2 3 4 5, 5 हुई। मिलिट्री पावर भी है, मिलिट्री पावर। अब सोचो कुछ बचा क्या, हाँ अभी भी बच रहा है, पार्डन की पावर है, आपको क्षमादान दे सकता है। मीन्स जो भी आपने कुछ काम किया है, आपको सज़ा मिली है उसमें, तो उसको भी माफ़ कर सकता है। और लास्ट में है इमरजेंसी की पावर। तो अब देखना धीरे धीरे इसको मैं इलेबोरेट आपके लिए करता जाऊंगा, आप इसको समझो। देखिए पहले में 52 में प्रेसिडेंट है, 53 में पावर है, पावर 8 तरीके की है। जो 54 है उसमें इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि इलेक्शन होगा कैसे, है ना। तो इलेक्शन आपको याद रखना है एक लाइन में, अभी मैं समझाऊंगा कि वो कैसे होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके थ्रू ये इलेक्ट होंगे, ठीक है। फिर ये है कि कौन इसमें भाग लेगा कौन नहीं लेगा, तो क्या लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी, जो विधानसभा है वो भाग लेती है, विधान परिषद है वो भाग लेगी। तो हम देखेंगे इसमें से कौन कौन
हिस्सा लेगा इसके इलेक्शन में, कौन नहीं लेगा। ठीक, तो ये है इसमें। टर्म कितना है, 5 साल का है, ये तो सबको पता है। क्या वो दोबारा रिपीट हो सकता है, आंसर है यस, रिपीट हो सकते हैं। जैसे चाइना है, चाइना में, या यूएस है, यूएस में आप 4 साल के लिए चुने जाते हो, 4 साल के बाद आप फिर से एक बार और चुने जाओगे, तीसरी बार आप नहीं चुने जाओगे। इंडिया में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी बार चुने जा सकते हो। ठीक, एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी हम देखेंगे कि एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए क्या। ठीक, क्या लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए क्या, तो ये सब हम देखेंगे। आचरण कैसा होगा, आचरण सही होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं। ओथ, अब मैंने आपको शेड्यूल कराए थे, शेड्यूल 1 से लेके 12, अनुसूची जिसको बोलते हैं। एक अनुसूची थी ओथ वाली, बताइए कौन सा है। पहले नेम फर्स्ट शेड्यूल में, दूसरे में क्या था, सैलरी, तीसरे में ओथ थी। तो ये जो तीसरा शेड्यूल था जिसमें ओथ है, तो जब ओथ इसमें है तो फिर आर्टिकल 60 में क्यों रखी गई है। तो इस वाले जो शेड्यूल है इसमें सारी ओथ हैं, बस एक प्रेसिडेंट की नहीं है, तो वो यहाँ पे है ओथ। ठीक, और ये इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट कैसे होगा भाई, 2/3 मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी से ही आपका इम्पीचमेंट होगा। कौन कौन इसमें भाग लेंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब आपको एक लेयर और तैयार हुई। पहली लेयर आपने ये आर्टिकल देखे, ठीक, दूसरी लेयर उसमें क्या प्रोविज़न है, तीसरी कि उसमें ये थोड़े से माइन्यूट से क्या प्रोविज़न है। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का तो आपको पता है कि चलिए एक पद है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पावर देखेंगे, लेकिन पावर क्योंकि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, अभी लास्ट में इसको देखेंगे। पहले इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन कैसे होता है। तो इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, तो मैंने आपको बताया कि पहला देखिए एक इलेक्टोरल कोलाज बनता है, कोलाज, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। इसमें कौन लोग भाग लेते हैं, तो आपको हमें सबको पता है कि देखिए एक केंद्र है और एक राज्य है। तो केंद्र में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ऐसे ही इसके पैरेलल जो स्टेट है, ये तो सेंटर हुआ, स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको विधान सभा बोलते हैं, और एक होती है परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, अब क्या लोकसभा इसमें हिस्सा लेती है, आपको खुद सोचना है, ओबियसली लेगी, यस। राज्यसभा इसका पार्ट होती है जब इसका निर्वाचन होता है, हाँ ये भी भाग लेती है। विधानसभा, जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, सबकी विधानसभाएं भाग लेती हैं, बिल्कुल लेती हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कितने राज्यों में है, ये 6 राज्यों में, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले JNK में भी थी लेकिन वो ख़त्म है। अब आप बताइए 28 राज्यों में से सिर्फ 6 में ये प्रेजेंट है, तो क्या इसको हम अगर पार्टिसिपेट करने देंगे तो ये सिर्फ 6 राज्य को ही रिप्रेजेंट करेगी, प्रेसिडेंट है वो पूरे इंडिया का, तो बाकी के 22 राज्य कहाँ जाएंगे, तो हम इसमें इसको पार्टिसिपेट नहीं करने देते। क्लियर है, ठीक। अब यहीं पे इस चीज़ को समझ लो क्या है, बस सोच के देखो कि आपको इम्पीच करना है, आपको हटाना है, तो हटाने में कौन लोग हिस्सा लेंगे, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा हिस्सा लेगी, ये हिस्सा नहीं लेते। ठीक, अभी देखेंगे इम्पीचमेंट भी, लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्लियर होती चली जाए। तो इलेक्टोरल कोलाज आपको पता चला। अब इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं, ठीक, तो आपको पता है कि राज्यसभा के मेंबर कितने हैं, 243 हैं। पहले एंग्लो इंडियन होते थे, वो तो सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं, वो अब है नहीं। लोकसभा है, 543 मेंबर है, ठीक है। ऐसे ही विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये स्टेट की होती है, स्टेट में जितने भी MLA वगैरह होंगे वो सब रहते हैं, ठीक।
अब आपको पता है कि यार इसमें ना राज्यसभा में कुछ लोग नॉमिनेट भी होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। ऐसे ही ये जो लोकसभा, इसमें भी कुछ लोग नॉमिनेट होंगे। कितने होते हैं? 12 इसमें होते हैं, कुछ इसमें होते हैं नॉमिनेट। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ सपोज, और मेरे निर्वाचन में ये लोग नॉमिनेट भाग ले रहे हैं, मतलब ये वोट करेंगे, तो आपको नहीं लगता क्योंकि मैंने इनको अपॉइंट किया है तो ये मुझे वोट कर सकते हैं? अब आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे कैसे भाई। अभी जैसे राम जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है, अब इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा है ना, तो उस टाइम पे तो इन्होंने किसी को नॉमिनेट करा नहीं होगा क्योंकि ये प्रेसिडेंट थी नहीं। तो अगर नॉमिनेट वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे तो वो इनको फेवर कैसे करेंगे? बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा और दूरदृष्टि दिखाओ। क्या कि देखिए हमारे यहाँ ये अगेन दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। मतलब क्या, इस बार टेन्यूर में इनको फेवर नहीं मिलेगा, लेकिन क्या पता द्रौपदी मुर्मू जी अगली बार के लिए फिर से चुनाव लड़े, तो उस चुनाव में ये जो 12 या जितने भी नॉमिनेटेड हैं, जो इन्होंने नॉमिनेट किए हैं, तो क्या वो लोग इनको फेवर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, ये भी हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है, लोकसभा में 543, यहाँ पे 243, ठीक है, इसमें 10-12 लोग नहीं हिस्सा लेंगे, ऐसे काट देना। इसमें भी कुछ लोग, दो कितने इसमें नॉमिनेट होते हैं? 45, 7 लोग होते हैं कि नॉमिनेट, 2 एंग्लो इंडियन, 7 वैसे, ठीक है। तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, तो समझ में आया इलेक्टोरल कोलाज क्या है? देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ये हिस्सा लेती है, और इसमें से भी ये सारे इलेक्टेड लोग ही हैं, इसलिए हिस्सा लेते हैं। ठीक है, विधान परिषद नहीं लेती। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, लोकसभा में 2 होते हैं यार, 2 नॉमिनेट है ना, 43 2 45 और 10 55, हाँ 52, सॉरी 552। चलिए 2 लोग होते हैं इसमें ना। अब आप बताइए मुझे, इलेक्टोरल कोलाज क्या ये समझ में आया आपको? अगर ये समझ में आया तो फिर हम चलते हैं इससे भी थोड़ा सा और टफ बट इजी, आप आराम से समझो क्या है। वो है क्या, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या भला है? आप ऐसे समझो, हम लोग क्या है, हम वोट देने जाते हैं, तो हमने एक वोट दिया, सपोज़ आज ही का देखो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, हमने वोट दिया सपोज़ बीजेपी को, तो वो बीजेपी को गया, ठीक है। और बीजेपी को एज ए पार्टी नहीं गया, एक कैंडिडेट को दिया हमने बीजेपी के, सपोज़ नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, तो सीधा नरेंद्र मोदी जी को वोट गया, ठीक है। फिर बाद में वो एमपी हैं, उससे पीएम बन जाते हैं, ठीक है। तो एक वोट दिया, एक ही वैल्यू थी, तो हम बोलते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी 3 लाख वोटों से जीते। तो कैसे हम बताते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति है, उसके वोट की वैल्यू एक ही है, सिंपली उसने जाके वोट दिया, काम खत्म। तो जितनी जनसंख्या है उतने वोट चले गए, डिसाइड हो गया कि भाई कितने लोग इसकी तरफ हैं, कितने लोग नहीं हैं। आप समझो 10 लाख लोग हैं, 6 लाख लोग बीजेपी की तरफ है और 4 लाख लोग टीएमसी की तरफ है सपोज, तो भाई ये जिसके पास मेजोरिटी है वो जीत गया, बात खत्म। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पेंच उल्टा है। 3 हम अलग अलग कैंडिडेट उतारते हैं, चलिए, एक है मोदी जी, दूसरे हैं राहुल गांधी जी, ठीक है, राहुल जी, और तीसरी हैं दीदी, ठीक है, ममता बनर्जी, जी लिख देते हैं, चलिए बनर्जी, वैसे तो जी उसमें लगा हुआ ही, लेकिन फिर भी ममता जी। 3 लोग हैं। अब जो भी एमपी है, एमएलए है, मीन्स इनको वोट देने पहली चीज़ आप और हम लोग तो जाते नहीं हैं, एमपी जाएंगे, एमपी लोग जाते हैं, ठीक, एमएलए लोग जाते हैं, यही लोग तो जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने पहले वोट दे के इन्हें चुना, ये चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। तो एक बात इस्टेब्लिश हुई कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनडायरेक्ट तो हो रहा है, लेकिन
यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप सीधे एक वोट दोगे तो इसमें से आपने इनको दिया तो ये नील हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। होगा क्या कि आपको प्रेफरेंस चुननी है कि अच्छा मोदी जी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, राहुल गांधी किस नंबर पे आते हैं, आपने बोला राहुल गांधी मेरी सेकंड प्रेफरेंस है और ममता बनर्जी मेरी थर्ड प्रेफरेंस है। अब दूसरा बंदा जाएगा, वो बोलेगा कि मोदी जी मेरी तीसरी पसंद है। पहली पसंद कौन है? पहली पसंद राहुल जी है और दूसरी ममता जी है। ठीक, ऐसे ही कोई तीसरा बंदा गया, वो बोलता है कि नहीं मेरी पहली पसंद राहुल गांधी है, दूसरी पसंद नरेंद्र मोदी है, तीसरी पसंद ममता बनर्जी है। कोई ऐसे ही चौथा व्यक्ति जाएगा, वो बोलेगा नहीं मेरी पहली पसंद मोदी जी है, ठीक है, दूसरी पसंद राहुल गांधी है, तीसरी पसंद ममता बनर्जी है। तो यहाँ से अब क्या होता है कि देखिए हम अब काउंटिंग करते हैं, है ना। काउंटिंग भी कैसे होती है, इसमें चरणों में होती है, चरण फेज़, कि पहला फेज़, फिर फेज़ 2, फेज़ 3। तो पहले फेज़ में हमने क्या काम किया, देखिए आराम से इसको समझना। हमने इसमें से देखा कि अच्छा पहली प्रेफरेंस मोदी जी एक है और ये दूसरा, तो मतलब आप समझो कि दो जो चॉइस है, पहली जो चॉइस है वो दो लोगों की चॉइस है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, हमने दो लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा अच्छा राहुल गांधी जी एक और एक दो, तो ये भी दो लोगों की फर्स्ट चॉइस पे है। अब ममता बनर्जी जी आप देखो इसमें एक कहीं पे भी ये किसी की पसंद फर्स्ट पसंद तो नहीं है ना, 3 3 3, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गई क्योंकि इसमें टाई हुआ, ये रिजेक्ट होगी, तो ममता जी यहाँ से आउट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले चरण में आपके सामने फैसला क्या आया कि मोदी या राहुल, नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ इतना समझ में आया कि ममता बनर्जी नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरे चरण में सेकंड फेज़ में चलते हैं। तो उसमें क्या है कि चलिए भाई अब इनको काउंट कर लेते हैं। क्या है कि देखिए पहली पसंद तो ये हो गई थी, अब दूसरी पसंद देख लेते हैं। दूसरी पसंद ये एक लोगों की है, मोदी जी, और राहुल गांधी दो लोगों ने पसंद किया है, इनकी दूसरी पसंद राहुल गांधी थे। ठीक, तो देखिए 2 और 2 यहाँ तो टाई हो गया था। अब यहाँ पे इन्हें सिर्फ एक लोगों ने पसंद किया है, दूसरे फेज़ में राहुल गांधी को 2 लोगों ने पसंद किया है, तो राहुल गांधी हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। समझ गए आप, बस यही है। अब वोट ट्रांसफरेबल वोट की ये ट्रांसफ़र हो जाता है, वोट इधर चला, आप उसमें कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये है तरीका आपके समझने के लिए और सिंपल बेस्ट तरीका। बाकी अमित शाह जी को करने दो काम, और जो भी दूसरी पार्टी हैं उनके जो लीडर हैं उनको देखने दो कि इसका क्या गणित बैठता है, कैसे बैठता है, क्या करना है। आपके लिए बस इतना ज़रूरी है आपको समझ में आए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए अनुपात में आप दे रहे हो, रेशियो दे रहे हो ना इनको सबको, ये एक रेशियो ही है, तो रेशियो है, वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपका जो वोट है वो आप सिंगल सिंगल दे रहे हो सबको, और वो भी ट्रांसफ़र हो रहा है ना। बस ये समझ में आ गया तो समझो आपने बड़ी लड़ाई जीत ली है। प्रेसिडेंट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, लक्ष्मीकांत पढ़ पढ़ के थक जाओगे, समझ में ही नहीं आता है कि क्या सिस्टम है। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम। तो इलेक्शन के बारे में आपने देख लिया। यहाँ पे लिखो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ। ठीक, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक पेच और फंसता है, वो क्या है, अब देखिए एक चीज़ और बचती है, वो है क्या, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर इतनी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन थी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किसके वोट की वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है, वैल्यू ऑफ वोट, वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकालते हैं, क्या सिस्टम है, पूरा हम इसको आराम से समझते हैं। तो पहली चीज़ आप याद रखनी है कि ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ वोट। कैसे, अभी आप समझिए यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यूपी में
403 MLA है। आपको ये समझ में आता है ना कि देखिए लोकसभा है, राज्यसभा है, इसमें आपके MP होते हैं, ठीक है, इसमें MP है। दूसरी तरफ जो विधानसभा है उसमें MLA होते हैं। ये चीज़ समझी ना आपने। तो जो MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके जो सदस्य हैं यूपी में है 403। तो फॉर्मूला क्या है कि आपको अगर MLA की वोट की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, पूरे राज्य की पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उसको अब देखिए पॉपुलेशन पता है कि ज़्यादा ही होगी भाई, लाख में तो होगी कम से कम, लाख में करोड़ में भी हो सकती है। तो हम पहले उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं ताकि जो नंबर है वो थोड़ा सा कम रहे, ठीक है। मतलब अब इस तरह से अगर इतनी पॉपुलेशन है तो आप ऐसे थोड़ी कि आप फिर ऐसे काउंट करेंगे नहीं वैल्यू 10 करोड़ होगी, नहीं 10 करोड़ नहीं, हम रेशनलाइज करने के लिए इसे 1000 से पहले डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 जीरो तो वैसे ही कट जाते हैं इससे, ठीक है, इस तरीके से। तो उससे क्या है, पॉपुलेशन आपकी फिर कम दिखाई देगी। अब 1000 से डिवाइड किया, और क्या करना है, इसे जितने MLA हैं उससे भी डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल इधर फिर से समझो आप, यूपी की पॉपुलेशन आज की, मैं आज की पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, 20 करोड़ है। तो 20 करोड़, ठीक है, अभी तो 20 लाख हुई है, एक सेकेंड, 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 20 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक। तो यूपी के हम वोट की वैल्यू निकाल रहे हैं, MLA की वोट की वैल्यू, तो 20 करोड़ है। उसको हम पहले क्या साथ ही साथ 1000 से डिवाइड करेंगे, और MLA कितने हैं, 403। देखिए ये 403 MLA। तो अब इसको डिवाइड करके आप देख लो, ये 3 जीरो गए, फिर आप इसको करोगे डिवाइड 403 से, जो भी नंबर आएगा थोड़ा सा एक रेशनल सही नंबर वो दिखाई देगा। अब यहाँ से थोड़ी दिक्कत ये आएगी कि आप लोग बोलोगे कि सर हमने अभी गूगल पे सर्च किया है और गूगल पे सर्च करके पता चल रहा है कि यूपी के वोट की वैल्यू तो क्या है, जो आपने फिगर बताई है उससे कम बैठ रही है, आपके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बैठ रही है। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। असल में क्या है, 1971 की जो पॉपुलेशन है उसकी जो सेंसस हुई थी, हम उसके बेस पे सारी कैलकुलेशन अभी भी चलती है, ठीक। क्योंकि उसके बाद पता था सबको कि पॉपुलेशन बढ़ी है, फिर जो बड़े स्टेट है जैसे यूपी है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, तो इस वजह से फ्रीज कर दिया था हमने, ठीक। तो उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी, तो जो भी नंबर है वो इस पॉपुलेशन के बेस पे, इसलिए गूगल से आप कंफ्यूज मत होना। पहली चीज़ समझ में आई। अब आपको यूके की निकालनी है, उत्तराखंड की, तो आप क्या करोगे, यूके की अभी पॉपुलेशन कितनी है भाई, 1 करोड़ की समथिंग है ना, लिखा आपने, ये जो भी नंबर है मैं देख नहीं रहा हूँ इसको, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। अब आप क्या करोगे, उसे डिवाइड करोगे, यूके में लगभग 70 MLA है इंटू 1000, ठीक है। आप काट फीट के एक नंबर लेके आओगे कि सर ये नंबर जो आप बता रहे हो ये अभी भी ज़्यादा है। तो मेरे भाई ये जो पॉपुलेशन है मैं अभी की ले रहा हूँ 2011 की, आप 1971 की पॉपुलेशन अगर देखोगे ना तो उत्तराखंड में पॉपुलेशन बहुत कम थी। कितनी थी, आज से आधी थी, लगभग 44 लाख पॉपुलेशन थी, ठीक। 1 सेकेंड, 44 लाख पॉपुलेशन थी। तो अब 44 लाख पॉपुलेशन को आप 70 से डिवाइड करो, ठीक है, उसके बाद 1000 से फिर से उसको डिवाइड करो, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग कितनी आएगी, देखें एक बार निकल के, चलिए 44 लाख थी, 44 लाख, ठीक। इसको हमने डिवाइड किया 1000 इंटू 70, 3 जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो। अब 440 को हमें 7 से डिवाइड करना है, 7 छंग 42, 2 7 दिया, मीन 62 के समथिंग कुछ वैल्यू निकल के आएगी। 62, 63, 64, 65 कुछ भी हो सकती है, अप्रोक्स ये वैल्यू। तो उत्तराखंड के जो एक MLA है उसके वोट की वैल्यू कितनी है, 62, ठीक। समझ में आया आपको। तो जितने भी राज्य हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग वैल्यू है। तो अब यहाँ से एक चीज़ आपने डिकोड की कि देखिए वैल्यू जो वोट की पता चल रही है वो पॉपुलेशन के हिसाब से है ना, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू, ठीक। ये समझ में आया। अब हम MP के वोट की वैल्यू निकालते हैं, सांसद की।
तो अब हमें सांसद की निकालनी है। तो हमने देखा कि देखिए 62 उत्तराखंड की है वैल्यू एमएलए की वोट। ऐसे यूपी का हम देखते हैं कि है यूपी में कितना है। यूपी में आप बोलोगे कि यूपी में 500-600 होगा, लगभग 600 होगी उसकी वैल्यू। ऐसे ही अलग अलग स्टेट की, किसी में 500 है, किसी में, इस तरह से आपके पास एक टोटल आया निकल के। ठीक, ये टोटल है। इस टोटल को आपने डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर ऑफ एमपी। एमपी भी किसके? लोकसभा के और राज्यसभा के। उसके बाद जो वैल्यू, इसको आप जब कंक्लूड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी एमपी के वोट की वैल्यू, है ना। आप ऐसी समझ लो कि 62 उत्तराखंड की है, 600 यूपी है, 500 बिहार होगा उस टाइम पे। तो ऐसे करके 28 राज्यों की, 28 की जितनी भी वैल्यू आएगी स्टेट की, उसे हमने डिवाइड करना है कितना? एमपी कितने हैं आज के टाइम पे? 240 मान लो राज्यसभा के, 243, और 543 कितने हैं कहाँ के हैं? लोकसभा के। इससे आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया? बस यही ज़रूरी है। ये जो आप इसमें पढ़ते हो वो बस ये इतना है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका मैनर है वो सब कुछ हो गया है। ठीक, चलिए तो अब हम आते हैं, देखिए प्रेसिडेंट ऑफिस हमने देख लिया, इलेक्शन हमने देख लिया कैसे होता है, उसका क्या तरीका है कि एमपी के वैल्यू की वोट, एमएलए की, ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। हमने इसमें इलेक्टोरल कोलाज भी देख लिया है कि भाई किस तरीके से बनता है। लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है और विधानसभा भाग लेती है। नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट होता है इलेक्शन, ये कंफर्म हो गया। तो इनको हम काटते चले, ये हुआ है, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ अपना। अब 56 में है टर्म, कि टर्म कितने साल का है। ठीक, अब यहाँ पे अच्छा मैनर में एक चीज़ और आती है कि भाई राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है क्या? हाँ, बन तो सकता है कोई भी, लेकिन एक बेसिक एलिजिबिलिटी भी चाहिए उसमें, है ना। तो वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे 58 में लिखी गई है, उसको हम देखेंगे। तो 56 में क्या है, टर्म कितनी है? आप कंफ्यूज होते हो 5 साल है या 6 साल है, तो भाई 5 साल है। ठीक, ऐसे ही याद रखना, आर्टिकल 56, 5 और 6। ठीक, तो टर्म कितना है? 5 साल है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। चलिए, अब एक चीज़ और है कि यार ये जो टर्म है ये 5 साल है आपने बताया, ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो त्याग पत्र दे दे, रिज़ाइन कर दे, रिज़ाइन कर दे। आप बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि चलिए उसने रिज़ाइन नहीं किया लेकिन उसकी डेथ हो गई, तब क्या होगा? तो सिंपल सा है कि भाई तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक, और 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना होता है। 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हमें कराना है। ठीक, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, टर्म आपको पता चल गई 5 साल है, और उसमें 5 साल में भी कोई दिक्कत हुई तो ये चीज़ें बन जाएंगी यहाँ से। ठीक, ऐसा कभी हुआ है क्या? हुआ था। कब हुआ था? चलिए, असल में क्या है, 2 प्रेसिडेंट है। एक है जाकिर हुसैन, इनकी भी मृत्यु इनके टेन्यूर में हुई थी। और दूसरे हैं बदरुद्दीन है, बदरुद्दीन ही है यह। तो ये जो दूसरे प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या था? फखरुद्दीन अली अहमद। 1977 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो असल में क्या हुआ कि इनकी डेथ हुई इनके टेन्यूर में। तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई प्रेसिडेंट अपने टेन्यूर में मर जाता है तो जब दूसरा इलेक्शन होगा, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे तो वो कितने साल के लिए रहेंगे? बचे हुए कार्यकाल के लिए या पूरे कार्यकाल के लिए? तो कंप्लीट टेन्यूर मिलता है उन्हें फिर से 5 साल का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर प्रेसिडेंट का टेन्यूर 5 साल था और 3 साल फखरुद्दीन साहब रहे फिर इनका इंतकाल हुआ,
तो जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो 2 साल के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है, वो उसको 5 साल का ही टर्म मिलेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप समझते चल रहे हो ना, ये सारे जितने फैक्ट हैं, डेटा, वो सब चीज़ें आपकी इसी में कवर हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे कैसे हुआ है। आर्टिकल 57 कहता है कि देखिए टर्म आपका एक्सपायर हुआ तो क्या आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हो, तो ये अलाउ करता है कि आप लड़ सकते हो, है ना। ऐसा हुआ है क्या भारत के इतिहास में? भाई अगर आप पिछले देखो, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, उनको दूसरा टेन्योर नहीं मिला। उसके पहले देख लो आप, जितने भी प्रेसिडेंट रहे, जैसे प्रणब मुखर्जी थे, उसके पहले जितने भी रहे, उनको 2 टेन्योर नहीं मिले। एक को मिले हैं जो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद। ये एकमात्र थे जिनको 2 टेन्योर मिले। तो इस आर्टिकल का यूज़ राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत अच्छे से किया। ठीक, समझ में आया आपको? अब 58 में क्या है? एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी हम यहाँ लिख लेते हैं, एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी ये मिनिमम है एज, पहले तो आपकी एज ही होनी चाहिए 35 साल। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल हो तो आप प्रेसिडेंट बन जाओगे, भाई उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आप लोग भी, बहुत सारे लोग ज़्यादातर एलिजिबल हो ही जाने हो एक टाइम पे आके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बन ही जाओगे, आप एलिजिबल हुए हो, आपको फिर उसकी तैयारी भी करनी है। 35 साल कम से कम एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक, और क्या हो सकता है कि चलिए जब आप बनने की इच्छा रखो तो जो लोकसभा है, राज्यसभा है, कहीं भी आपके कुछ ऐसे समर्थक होने चाहिए। समर्थक कौन? कि कम से कम 50 लोग, 50 पीपल भी क्या, 50 सांसद ही होते हैं उसमें, संसद में। तो 50 संसद आपके एक तरह से प्रस्तावक रहे, प्रपोज करें प्रपोजल कि भाई इन्हें बनाना है। ठीक, और लगभग इतने ही 50 MP आपके कौन रहे? जो लिखित में दे, एक तरह से अनुमोदक बोलते हैं उसको, अनुमोदक, जो एक मोशन लेके आते हैं एक तरीके से। ठीक है, पास करते हैं इस मोशन को। इतने आपके समर्थक में होने चाहिए, 100 लोग। तो वो तो चलिए एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, बट आपको एलिजिबिलिटी के लिए याद रखना है 35 साल, सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं 59 पे। 59 तो ये बेतुका है कि आचरण कैसा होना चाहिए। भाई सदाचरण होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें पूछता भी नहीं है यहाँ से। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 60, ओथ। तो ओथ शेड्यूल में नहीं है, अनुसूची में नहीं है राष्ट्रपति की ओथ। किस में है? आर्टिकल 60 में। पहली चीज़ याद रहेगी। दूसरी चीज़, ओथ दिलाते कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये ओथ दिलाते हैं। समझ में ये बात? नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 61। 61 क्या है? आउट मतलब इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कैसे होगा? स्पेशल मेजोरिटी से इम्पीचमेंट होता है ना। इम्पीचमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होता है। तो हम देखते हैं इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। तो प्रोसेस आप एक बार देख लो कि किस तरीके से है। कि देखिए ये 2 सदन है, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है। तो आप किसी में भी इसको ला सकते हो। ठीक है, और लाने के लिए एक ज़रूरी चीज़ क्या है कि लगभग 25% लोग, इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/4, हिंदी में 1/4, इतने लोग एक मोशन लेके आएंगे, और वो फिर मूव किया जाएगा। तो 1/4 किसका? जो टोटल स्ट्रेंथ, जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 550 मान लेते हैं। तो 550 का 1/4 कितना होगा? 4, 1 5 4, 3 12, 3 0, 136 के आसपास। मीन्स इतने लोग, 125 26 जो भी हैं, उनको मोशन एक बार लेके आना है, और वो जब पास हो जाएगा तो सदन में पहुंचा, सपोज लोकसभा में पहुंचता है, लोकसभा में मोशन आया, तो अब हम क्या करेंगे भाई? राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेंगे। सॉरी, मोशन जब आया तो इस मोशन को पास भी तो करना है। अभी तो आप मोशन लेके आए हो,
एक तरह से एक पर्चा लेके आए हो कि भाई इनको हटाना है, तो उसके बाद इसको पास कराना है 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत आपको मिला तो आप पहुंचते हो कहाँ, इस बिल को आप या फिर जो भी मोशन है उसको आप राज्यसभा भेज दोगे। ठीक, राज्यसभा आपने भेज दिया। अब यहाँ पे जो ये 2/3 है इसको समझते हैं। 2/3 क्या है, सपोज आप समझो 545 लोग हैं। ठीक, तो इसका 2/3 कितना होगा, इसका 2/3 जो भी होगा ये है। ठीक, 3 1 4 3 चौक 12 3 5 15 145 दूनी 200। तो 290 मेंबर अगर इसको पास कर देंगे तब ये फिर राज्यसभा में दूसरे सदन में चला जाएगा, और ये एक कॉपी इसकी जाएगी किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साहब से बोला जाएगा कि देखिए आपको 14 दिन का हम टाइम देते हैं, जो भी आपको अपनी बात रखनी है आप रख दो, ठीक है, वरना राज्यसभा में पहुंच गया, राज्यसभा इसको पास कर देगी तो आप हट जाओगे। ठीक, तो वो सदन में जाता है, और जो भी राष्ट्रपति हैं अभी तक क्या है हुआ नहीं है, तो एक्चुअल में ये किस तरीके में इसमें लूप होल्स हैं वो किसी को पता नहीं है। लॉयर को पता होंगे ओबियसली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से एडवाइज़र है, उन सब चीज़ों को पता रहता है। तो 14 दिन के लिए प्रेसिडेंट को भी पता रहेगा, उनको पता चल जाएगा कि भाई मुझे हटा रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई जो हटा रहे हैं, जिस ग्राउंड पे हटा रहे हैं वो ग्राउंड में फुलफिल एक तरह से मैंने वो काम, ये गलत काम नहीं किया है, तो मैं इनके सामने जाके एविडेंस रखूँगा और इनको वो समझ में आएगा तो उसको ये गिरा देंगे। ठीक है, तो मैं प्रेसिडेंट बना रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेजॉरिटी है ना, इसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी टोटल मेंबर की है। एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग की, कि सपोज 500 लोग हैं या 545 है, तो 545 स्ट्रेंथ है कि इतने लोगों की स्ट्रेंथ है, लेकिन किसी वजह से 10-20 लोग सदन में है नहीं, कुछ लोग मर गए हैं किसी वजह से, तो जो बचे सपोज 400 लोग ही बचे, तो 400 का 2/3 कितना होगा। सो चलिए अब देखते हैं अपना बाकी। सो ये आपको समझ में आया। अच्छा, प्रेसिडेंट का आपने हाउस वगैरह देखा है, कभी गए हो राष्ट्रपति भवन? नहीं गए हो तो हम जाना, फरवरी में अलाउ होता है वहाँ पे जाना, या फिर आपका कोई वहाँ पे स्टाफ में रहता है तो उसमें भी आपको एंट्री मिल जाती है। एक बार मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखिए ये है ना राष्ट्रपति भवन अपना, ये वाला जो है सामने, ये जहाँ पे फिंगर है, ये तो है आपका राष्ट्रपति भवन। ठीक, ये सामने एक रोड है इसके ठीक सामने, ऐसे मैं आपको चलिए ड्रॉ करके बताता हूँ, इस तरीके से है ना, इस तरीके से है कुछ ये राष्ट्रपति भवन। फिर यहाँ सामने ये गेट लगा हुआ है, ऐसे रोड है, फिर यहाँ पे रोड है पूरी ये, और फिर इधर आपका इंडिया गेट है ना, यही तो है। तो इसका क्या क्या नाम है, अभी थोड़े से नाम चेंजेस हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके पीछे ही ना मुगल गार्डन है, 14 फरवरी नहीं, फरवरी में यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो जाती है मुगल गार्डन में। इसके बैक साइड में, बैक यार्ड में है मुगल गार्डन। तो इसका नाम बदल के क्या नाम किया है, इसका नाम क्या है, अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। ठीक, ऐसे ही अब ये तो सामने ये पूरा राष्ट्रपति भवन है। ये जो रोड है जो शायद 2-2.5 किलोमीटर की होगी, ये बहुत लंबी रोड है, इंडिया गेट तक जाती है सामने। तो इसको बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे, अभी इसको कर्तव्य पथ बोलते थे, पहले राजपथ बोलते थे, राजपथ, अब नहीं है, अब क्या है, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। ठीक है, ये है। बाकी ये आपका इंडिया गेट है, इसके पीछे इस तरह से इस शेप में वॉर मेमोरियल स्टार्ट किया था, मेमोरियल। ठीक है, तो एक बेसिक सा आपको चलिए पता चला, कोई नहीं इसमें क्या है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही याद करना पड़ रहा था, तो थोड़ा यहाँ पे लाइट आपको हुआ होगा, मीन्स अब फिर से आपको प्रेशर डालते हैं कि अब देखिए हमने ये सब पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है आप बताइए। आर्टिकल ये 52-53, सॉरी 53 नहीं पढ़ा, 54, 5, 6, 7, 8, 60, 61 ये सब देख लिया।
अब हमें क्या देखना है कि भाई राष्ट्रपति के पास पावर कौन सी है, पावर जो आर्टिकल 53 में था। तो पावर आप देखिए, पहले चलिए पावर में देखते हैं कि पावर आर्टिकल 53 इसके अंदर मेंशन है। तो पावर देखिए, सबसे पहले हम इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है। तो आपको पता है कि इमरजेंसी के लिए हमारे जो आर्टिकल हैं वो उसमें 352 से लेके 360 तक है। तो 352, 356, ये 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। एक है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात जिसको बोलते हैं, ये है प्रेसिडेंट रूल, और तीसरी है फिनेंशियल इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी सॉरी। अब राष्ट्रपति के पास तो भाई इमरजेंसी की सारी पावर है, तो ये सारी पावर इमरजेंसी की राष्ट्रपति के ही पास है। लेकिन ये जो फिनेंशियल पावर है, इसमें एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि आर्टिकल 360 अगर इसका उपयोग किया गया है तो देश में वित्तीय आपात है, और वित्तीय आपात है तो सबकी सैलरी कट हो सकती है, सिर्फ राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की सैलरी कट नहीं हो सकती। तो ये इसका एक बहुत स्पेशल क्लोज समझ लीजिए, एक्सेप्शन समझ लीजिए। वित्तीय आपात हमारे देश में आज तक नहीं लगा है। एलपीजी रिफॉर्म जब हुए, क्राइसिस आया, तो हमने सोना वगैरह गिरवी रखा 1990 में, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं हुई कि हम इमरजेंसी लगाए। ठीक, तो ये याद रखना, ये अभी तक नहीं लगी है। प्रेसिडेंट रूल ये तो हर स्टेट में लगता रहता है। अभी कुछ टाइम से ये टेंडेंसी कम हुई है, लेकिन आज भी आप देखो तो मणिपुर में फरवरी तक प्रेसिडेंट रूल ही था। तो प्रेसिडेंट रूल का क्या सिस्टम है, प्रेसिडेंट रूल क्या है? देखिए आर्टिकल 356 बोलता है कि राज्य में अगर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास कोई एक मैंडेट नहीं है, मीन्स विश्वास मत नहीं है उसके पास, तो राज्यपाल चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अब राज्यपाल क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट देखिए हर स्टेट में 28 स्टेट में जा नहीं सकते, तो वो एक तरह से अपने एक क्या बोलेंगे इसको, एक अपने ही एक क्लोज पर्सन को भेजते हैं एक तरह से गवर्नर की पोस्ट पे, और गवर्नर साहब प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। अब आपने बोला कि अपने पसंद के किसी आदमी को, हाँ, क्योंकि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से। प्लेजर मतलब प्रसाद पर्याप्त, ऐसे कुछ करके बोलते हैं हिंदी में। तो मीन्स राष्ट्रपति जिसको चाहते हैं, बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बार बताती है कि भाई इसको गवर्नर बनाना है, वो बना देते हैं। तो ये हर राज्य में लगभग आमतौर पे लगता रहता है। पंजाब में बहुत बार लगा है, यूपी में भी, अपने उत्तराखंड में 2016 में लगा जब हरीश रावत जी की गवर्नमेंट थी, तो वो 356 था। ठीक, अब राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, ये भी लगती है। जब देखिए इंडो चाइना वॉर हुआ उस टाइम पे लगी होगी, इंडो पाक वॉर, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था उसमें लगी है, तो ये भी इंडिया में लगी है। ठीक है, तो ये सारी पावर किसके हाथ में है ये हम देखेंगे इमरजेंसी में, लेकिन फिलहाल आपको समझाना था कि इमरजेंसी की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। दूसरा एक पावर है वीटो पावर। वीटो पावर भी 3 प्रकार की है, एक एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट वीटो है, एक सस्पेंशन, और तीसरी है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। अब एब्सोल्यूट वीटो आप ऐसा समझो, इसको किस तरीके से समझेंगे? अब एब्सोल्यूट वीटो को अगर हमें समझना है तो आप एक तरीके से समझो, आप किसी को पसंद करते हो, ठीक, आप उसके पास जाके सीधा उसको बोल देते हो, वो मना कर देता है या कर देती है, वाइस वर्सा। ठीक, तो ये एब्सोल्यूट वीटो है कि लोकसभा है, राज्यसभा है, इन दोनों ने कोई चीज़ पारित की, प्रेसिडेंट के पास भेजी, प्रेसिडेंट ने साफ साफ मना कर दिया। ठीक, तो ये एब्सोल्यूट हुआ, एकदम मना। दूसरे केस में आप पहुंचते हो, ठीक, पहुंचने के बाद आपने किसी से, जो भी किसी को प्रपोज किया, बोला, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भाई या तो हाँ है या फिर नहीं है, यही कंडीशन है। एक तीसरी कंडीशन भी है। तीसरी कंडीशन ये है कि नहीं अभी तुम्हारी जॉब नहीं लगी है, अभी आप बच्चे हो, ठीक है,
इस तरीके से आपने किसी एक रीज़न दिया कि नहीं नहीं ये चीज़ सही नहीं है, आप अपने जो भी विचार है इसको पुनः एक बार इस पर सोच लो, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको एक तरह से टाइम दिया। तो लोकसभा और राज्यसभा के कंटेक्स्ट में हम इसको देखें तो मतलब ये है कि देखिए, राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजा, इस प्रस्ताव को जो हमारे राष्ट्रपति उन्होंने बोला कि भाई इसमें ये त्रुटि है, ये गड़बड़ है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अपना टाइम लो और जाओ इसको जो भी सही करना है सही करो, ठीक। तो ये यहाँ पे आया। अब ये लोकसभा और राज्यसभा की मर्ज़ी है कि भाई हमें इसमें त्रुटि दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर एज इट इज़ इन्होंने भेज दिया कि ये लीजिए, फिर से वही प्रस्ताव लेके आए हैं, तब तो इस पर सस्पेंशन कुछ नहीं होगा, सीधे प्रेसिडेंट को बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, पास कर दिया है मैंने, साइन कर दिया। इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है। तीसरा जो है पॉकेट वीटो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपने किसी को पर्ची दी, ठीक है, जिसको भी आपने प्रपोज करना है, लिख के दिया और लिखित में उसने वो पर्ची लेके जेब में रख ली, ठीक, या फिर वो पर्ची फेंक दी। तो अब आप क्या समझोगे उसमें, हाँ है ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह से बहुत एब्सोल्यूट सी पावर होगी कि आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर डिले करना है, लटकाना है, भटकाना है, तो ये सबसे बढ़िया उपाय है प्रेसिडेंट के पास। ऐसा हुआ था 1980s में। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, ये प्रेसिडेंट थे। तो इनके पास पोस्ट ऑफिस से रिगार्डिंग एक बिल आया था, इन्होंने उसको जेब में रख दिया और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये पद से हट गए, एक्सपायर हो गए। तो ये एक तरह से पॉकेट में ही चला गया, किसी को नहीं पता है कि इसमें सहमत थे नहीं थे, क्या स्थिति। तो 3 तरह की वीटो है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए एब्सोल्यूट वीटो लगभग ख़त्म है, ये हटा दी गई थी। तो 2 ही वीटो अभी चलती हैं, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो समझ में आया। अब चलिए एक और पावर है, तीसरी पावर है, क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें क्या है कि सपोज अभी जैसे इलेक्शन हुआ, बीजेपी की कितनी सीट आई थी? 242 के आसपास, कांग्रेस 140 के अराउंड सपोज सीट आई, अदर्स की उनकी भी कुछ सीट्स आई, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को दिख रहा है कि भाई इसमें से किसी के पास भी बहुमत नहीं है, तो इनमें से जिसको प्रेसिडेंट चाहे किसी को भी बुला के कि भैया आइए बहुमत सिद्ध कीजिए, या फिर आप पीएम पद की शपथ ले लीजिए, ठीक, और आपको फिर अपना जो बहुमत है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पास करना पड़ेगा लोकसभा में, अपना जो बहुमत है वो सिद्ध करना पड़ेगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अब आप बोलोगे कि इस हिसाब से तो भाई प्रेसिडेंट चाहे तो, अगर वो कांग्रेस ने कभी बनाए थे तो वो कांग्रेस को पहले बुला सकते हैं, उसकी कम सीट है, बीजेपी की ज़्यादा सीट है, उसको मना कर सकते हैं। तो हाँ, थ्योरी में तो ये है, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझो सोशल मीडिया का टाइम है, प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत होगी ही नहीं कि वो इनकी जगह या बीजेपी की जगह या फिर जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके अलग किसी और को बुलाए, ठीक। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। कब? जब हंग असेंबली बनती है, हंग असेंबली, ठीक। तीसरी पावर डिस्क्रिशनरी पावर हुई। एक पावर कौन सी थी अपनी? डिप्लोमेटिक पावर है ना, डिप्लोमेटिक पावर थी, डिप्लोमेटिक पावर। तो डिप्लोमेटिक पावर क्या है कि यहाँ से जो राजदूत जाते हैं, हमारे एम्बेसडर जाते हैं, तो इंडिया रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, ठीक। ये मेरे साइन है बट प्रेसिडेंट के साइन होते हैं उस पर। अब अगर जो भी एम्बेसडर हमने अपॉइंट किया है वो किसी देश में गए, सपोज यूएसए गए, तो यूएस में जाके उन्हें दिखाना पड़ेगा हमारे प्रेसिडेंट के साइन, और वो जो लेटर है, रिसीविंग लेटर, वो वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, कहाँ? यूएस में,
तब जाके आप वहाँ पे एम्बेसडर नियुक्त होते हो। अदरवाइज़ तो हम हमज़ा को भेज देंगे, ठीक, हमज़ा को भेज दिया लेकिन उस पर हमने साइन नहीं करके भेजा, हमज़ा जाके वहाँ पे एम्बेसडर बन जाएगा क्या? नहीं, अगर प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं, रिसीविंग लेटर है, तभी जाके वो बनते हैं, ठीक। और वाइस वर्सा, किसी देश के राजदूत इंडिया आते हैं तो पहले प्रेसिडेंट से मिलते हैं, उनको अपना रिसीविंग लेटर दिखाते हैं कि देखिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके सिग्नेचर हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे नियुक्त किया है। इस तरीके से काम चलता है। तो आपने डिप्लोमेटिक पावर भी देखी। अब अपनी और कौन सी पावर बची? मिलिट्री पावर है 5वें नंबर पे, मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर में क्या है कि देखिए एक तरफ आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्स है। ये 3 फोर्स है हमारे पास। इन तीनों फोर्स के ऊपर कौन है ना? इसमें आर्मी में तो आर्मी चीफ होते हैं, आर्मी चीफ है। नेवी में क्या होते हैं? एडमिरल। और ये अपना क्या एयरफोर्स है, एयरफोर्स में क्या होते हैं? मार्शल, एयर मार्शल, ठीक। तो ये 3 है। तो इन तीनों के ऊपर कौन होता है? पहले आप स्ट्रक्चर समझो भाई। सबसे एक तरह से ये फोर्सेस हैं, 3 फोर्स हैं, इन सब के चीफ गए यहाँ पे। तो एक तरफ आर्मी का चीफ है, दूसरी तरफ एडमिरल है और फिर मार्शल है, ठीक। इनके ऊपर कौन है? अब ये देखिए तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों को जोड़ने के बाद हमने एक 4 स्टार रैंक बनाई है। क्या नाम है उसका? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले ये बिपिन रावत साहब बने थे, बिपिन रावत, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई कैसे? एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था। अभी कौन है? अभी चौहान साहब है। तो CDS का पद है, मीन्स इन सबको सलाह मशवरा ये सब देगा और इन सब में कोऑर्डिनेशन का ये काम करता है CDS के पास। अब CDS से ऊपर कौन बैठता है? तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर इस टाइम पे राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक। अब राजनाथ सिंह के ऊपर कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ओबियसली PM है, मोदी जी हैं। मोदी के ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक, मुर्मू जी। तो ये स्ट्रक्चर है। तो इवेंचुअली पावर किसके पास है? आर्मी, एयरफोर्स और ये जो नेवी है, इन सब की एक तरह से मुखिया कौन है? चीफ कौन है? प्रेसिडेंट। तो मिलिट्री पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, ठीक है। अभी आप चलिए वो पढ़ेंगे कभी जब थिएटर कमांड वगैरह आपने कभी सुना हो नाम, तो ये भी पावर है। ऐसे ही जुडिशियल पावर, जुडिशियल, इसको ये 5 पॉइंट हुए। छठा जुडिशियल पावर क्या है? देखिए आर्टिकल 143 है, ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट है, वो कंसल्ट कर सकते हैं किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक। पर ये एक्सेप्शन याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन है, 1 सेकेंड, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, मीन्स बस बात सुनेंगे, बाइंडिंग नहीं है। दूसरा केस क्या है कि जो CGI रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, अब प्रेसिडेंट तो फिर किसी भी बात पे कि मुझे इस पे बताइए, उस पे बताइए, पूछते रहेंगे। तो अब क्या है कि अगर प्रेसिडेंट इनसे पूछते हैं तो आमतौर पे एक सहमति दे देते हैं, लेकिन ये चाहे तो अपनी जो भी राय है, एडवाइस है, वो नहीं भी दे सकते, है ना। बोल सकते हैं कि इसका फैसला कोर्ट में होगा। जैसे शंकर दयाल शर्मा जी के टाइम पे था, शंकर दयाल शर्मा, इनके टाइम पे केस हुआ था। क्या हुआ था कि देखिए उस टाइम पे बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, राम जन्मभूमि का। तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा जी, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांगी और वो जो एडवाइस थी वो इसकी ली थी कि भाई क्या करना चाहिए इसमें, है ना। तो 1 सेकेंड, माइक है ना चार्जर, ठीक है। तो पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे CGI साहब ने बोला कि देखिए ये मामला अलग अलग पार्टी का है, उन पार्टी को कोर्ट में आने दीजिए, वो फैक्ट रखेंगे, उस फैक्ट के बाद हम डिसाइड कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम अभी आपको अब ऐसे जजमेंट बताएं क्योंकि हमारे पास फैक्ट नहीं है। तो ये बात तो सही थी।
तो ये भी एक आपको एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक। यहीं से फिर केस स्टार्ट होते हैं, हम देखेंगे जुडिशरी में फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ठीक है। लक्ष्मीकांत में आपने देखा होगा। तो अभी आपको देखा 6 पॉइंट, 7वां पॉइंट क्या है? पार्डन की पावर है, क्षमादान की शक्ति है। क्या शक्ति है? कि आपको फांसी भी लगी है ना, कोई भी सजा है इंक्लूडिंग फांसी, सबसे मैक्सिमम फांसी है, ये उसको भी रद्द कर सकते हैं, ठीक, कम भी कर सकते हैं। इवन कोर्ट मार्शल भी हो गया आपका, मिलिट्री ने भी आपको सज़ा दी है, मिलिट्री में भी अगर जो सज़ा मिलती है उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं, कोर्ट मार्शल, अगर वो भी हुआ है तो उसको भी ये माफ़ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी पावर है। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में फांसी को तो टाल सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट मार्शल है उसको वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं डाल सकते, ठीक। तो पार्डनिंग पावर आपको पता चली। और क्या पावर है? और एक जनरल पावर है इनके हाथ में, क्या है? कि देखिए इनके खिलाफ कोई सिविल मुकदमा है कि भाई चोरी वगैरह या फिर कुछ पैसों का गबन किया है, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए, जितना भी इन्होंने चुराया है, तो उसके कंटेक्स्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। अभी ये टेन्योर में है, सपोज इनके ऊपर केस आया कि इन्होंने 10 लाख की फ्रॉड किया है, तो केस चल जाएगा। दूसरा मुकदमा है कि इन्होंने मर्डर किया है, तो मर्डर को क्या बोलते हैं? फौजदारी या फिर क्रिमिनल एक्ट बोलते हैं। तो उसमें इनके खिलाफ मुकदमा तब तक नहीं चलेगा जब तक ये टेन्योर में है। जैसे ही टेन्योर खत्म होगा फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये है पावर हमारे प्रेसिडेंट की। अब यहाँ पावर बोल लीजिए या फिर यहाँ पे कम पावर आपको दिख रही है, वो आप डिसाइड कीजिए, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई? एक सेकंड में माइक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो आपको आवाज़ आ रही है अभी? चलिए अब हम चलते हैं, ये अपना हुआ। अब एक आर्टिकल है 62। 62 क्या कहता है? कि कोई ऑफिस है प्रेसिडेंट का, वो खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। किस वजह से? कि भाई या तो कोई नए राष्ट्रपति आ जाए, न्यू प्रेसिडेंट आ जाए, और क्या हो सकता है भाई, कैसे खाली हो सकता है? रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और किस तरीके से भाई उनकी डेथ हो जाए, है ना। या फिर चलिए इम्पीच कर दिया उनको, इम्पीच मतलब हटा दिया है। और क्या कर सकते हैं? चलिए ये तो सब हो गया। अगर उन्होंने कोई धोखाधड़ी भी की है या फिर जो उनका इलेक्शन था वो फ्रॉड डिक्लेयर हो जाता है, इलीगल डिक्लेयर हो जाता है, तभी भी। तो इन कंडीशन में जब आप नए राष्ट्रपति बनने के लिए बन सके, यहाँ पे आप कंडीशन देखिए, क्या है कंडीशन? अब देखिए हर 5 साल बाद नए राष्ट्रपति तो आते ही हैं। तो जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आएंगे और हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी ज़िंदा हैं, तो तब तक वो ऑफिस में रहेंगे। भले ही उनके 5 साल पूरे हो गए, लेकिन आपको पता है कि 6 महीने का टाइम है इलेक्शन में, किसी वजह से डिले हो जाता है और 6 महीने के अंदर अंदर उनको आने में टाइम लगता है, तो ये प्रेसिडेंट पद पे बने रहेंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर रिज़ाइन कर देते हैं या फिर मृत्यु हो जाती है, इम्पीचमेंट से हटा दिए जाते हैं, इलीगल फ्रॉड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो अब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, है ना। सपोज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो भाई ऑफिस में क्यों ही बने रहेंगे? अगर मृत्यु हो गई है तभी भी फिर तो बन ही नहीं सकते, इम्पीचमेंट से हटा दिया है तब भी, और उनका इलेक्शन फ्रॉड था तभी भी, तो ये प्रेसिडेंट तो रहेंगे नहीं। और इलेक्शन के लिए आप बोल रहे हो कि 6 महीने का टाइम, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना होता है, तो इस 6 महीने तक फिर क्या होगा? तो इस 6 महीने में जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे उस 6 महीने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसा कुछ केस भी हुआ था एक बार। देखिए जो अपने जाकिर हुसैन साहब थे, जाकिर हुसैन, तो ये डेथ हो जाती है इनकी, ठीक है, अपने टेन्योर में। तो उसके बाद क्या है प्रोसेस? कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराना है। तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, तो ये क्या होते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं,
अब ये क्या है, एक्टिंग बनते हैं एक तरह से शॉर्ट टर्म के लिए। अब इलेक्शन का टाइम आता है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो बीवी गिरी साहब सोचते हैं कि भाई मैं अभी तो एक्टिंग हूँ, टेम्परेरी हूँ, मैं चुनाव ही जो लड़ लेता हूँ। चुनाव लड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई अभी इस पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो ये इस्तीफ़ा दे देते हैं, किससे? वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट की ये पद पे थे, अब वाइस प्रेसिडेंट से ये बन गए हैं प्रेसिडेंट। अब इन्हें पता है कि यार मैं एक्टिंग बना रहूँगा, अभी तो मैं टेम्परेरी हूँ, 6 महीने बाद कोई दूसरा आ जाएगा, तो मैं ही बन जाता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ लेता हूँ, अभी जो प्रेसिडेंट का पद है इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये एक तरह से रिज़ाइन कर देते हैं और रिज़ाइन करके चले जाते हैं इलेक्शन में। अब आप मुझे बताइए ये कंडीशन कैसी है? वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बने, वो प्रेसिडेंट ने दे दिया फिर इस्तीफ़ा, तो ये भी नहीं बचे और ये भी नहीं बचे, पद दोनों खाली। 6 महीने का टाइम है, इलेक्शन में ये बिजी हैं, काम कैसे चलेगा? तो हमने उठाया फिर कि कौन है इस टाइम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनको हमने प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट ये बन गए, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। इलेक्शन चल रहा था वीवी गिरी का, वीवी गिरी साहब इलेक्ट होके आ जाते हैं, ये जीत जाते हैं, लेकिन जीतते भी 2 चरणों में हैं। सेकेंड फेज़ की पोलिंग में जीतते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के इकलौते राष्ट्रपति जो 2 बार उनकी एक तरह से जो मत गणना है वो हुई, तो वो कौन थे? वीवी गिरी साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है कि ये जो हिदायतुल्ला साहब थे, कौन थे? ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या नाम था इनका? इनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब इनको लगता है कि यार चलिए, मैं सीजीआई था, सीजीआई से मैं प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट साहब वापस आ चुके हैं, जीत के आ चुके हैं, तो मेरा पद ख़त्म। अब ये दोबारा से अपने क्या बन जाते हैं? सीजीआई बन जाएंगे। और जब ये सीजीआई से रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के बाद ये खाली हैं, एकदम फ्री हैं, तब ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का, और ये क्या बनते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो आप समझो, इकलौते ऐसे आदमी हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, 3 पद थे यार इनके पास, मतलब अलग अलग टर्म में थे, बट एक एक्सेप्शन है, ऐसा कहाँ होता है? तो चलिए ये समझ में आया। ऑल्दो फिर बीबी गिरी साहब को रियलाइज़ होता है कि यार मैंने जो रिज़ाइन किया था ना प्रेसिडेंट की पोस्ट से, वो ज़रूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि जो लाभ का पद है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आप 2 सरकारी पद पे साथ में नहीं रह सकते हो। ठीक, उस पद को, किसी एक पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान लिया जाएगा, लाभ का पद मान लिया जाएगा कि देखिए आप डबल सैलरी उठा रहे हो, डबल लाभ पा रहे हो, 105 में आएगा, अभी देखेंगे हम बाद में। तो इनको ये लगा कि भाई मैं अगर प्रेसिडेंट रहा अभी पद पे, तो मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ चुनाव में। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि एक्सेप्शन भी होते हैं, और उस एक्सेप्शन में मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब नहीं आते हैं। आप देखना, कोई मंत्री है, कोई एमएसएमई मिनिस्ट्री के भी मंत्री हैं इस टाइम, जैसे नितिन गडकरी साहब थे पहले, और रोड ट्रांसपोर्ट के भी थे। तो 2 इनके पास मंत्रालय हैं, यहाँ भी साइन कर रहे हैं, यहाँ भी, तो 2 एक तरह से पद हुए सरकारी, 2 तनख्वाहें मिलेंगी, 2 सैलरी, 2 पेंशन मिलेंगी। तो ये लाभ के पद में ये नहीं आते हैं। बाकी आम लोग, आप, हम सब अगर सरकारी हैं तब आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, है ना? सिंपल सा है, आप अगर सही तरीके से देख रहे हो तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब एक बार मैं आपको जो प्रेसिडेंट है उनकी लिस्ट दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो चलिए देखिए, ये विकिपीडिया का पेज है। अब आप देखिए, जो पहले राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, इनके बारे में आपको पता है कि ये 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे। देखिए 52 और 57। ठीक, समझ में आया आपको? अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, किससे थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये 1962। उसके बाद जाकिर हुसैन साहब के साथ क्या हुआ था आपको पता है? इनके बाद ही बीबी गिरी उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो देखिए जाकिर हुसैन के साहब, इनके बाद कौन आएंगे? वीवी गिरी के बाद कौन आएंगे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक, ये हिदायतुल्ला साहब है। फिर वीवी गिरी आएंगे। तो ये वीवी गिरी 2 बार क्यों आ रहे हैं?
तो इनकी डेथ के बाद वीवी गिरी चुनाव लड़ने गए, तो बीच में आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह और उसके बाद चुन के आए फिर से वीवी गिरी। ठीक, टाइम पीरियड आपको चलिए पता है। उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनका टेन्यूर भी, अब देखना ये भी अपने टेन्यूर में मर जाते हैं। तो अब जब ऐसे सर्कमस्टांसेस में मरेंगे, सडन डेथ है, तो कोई तो बनेगा ना वहाँ पे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे बीडी जट्टी, जती है या जटी है, जती होगा वैसे, है ना, जती, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इनके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। फिर ज्ञानी जैल सिंह, ये किस लिए फेमस है? अपनी पॉकेट वीटो के लिए। रामस्वामी वेंकट रमन, फिर आते हैं हमारे वेंकट रमन साहब। फिर शंकर दयाल शर्मा, ये किस लिए फेमस हुए थे? आपको पता है, इन्होंने चीफ जस्टिस से सलाह मांगी थी। उसके बाद के आर नारायण, के आर नारायण के बाद एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल, मुखर्जी साहब, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। इसमें क्या है, एक नाम है, कहाँ है, नीलम संजीव रेड्डी, ये भी काफ़ी फेमस है। नीलम संजीव रेड्डी साहब, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे 1977 से 82 तक। ठीक है, कांग्रेस के ही थे ओबियसली, आंध्र प्रदेश से आते थे। इनका ये तो नहीं, पॉलिटिकल करियर हमें देखना है, पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल करियर देखिए। इलेक्टेड मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ से ये इलेक्ट हुए थे। फिर कांग्रेस के सेक्रेटरी बने, ठीक है, वो भी नहीं। कम्युनिस्ट की लीडरशिप, ठीक है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी ज़रूरी नहीं है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश रहे, ये ज़रूर थोड़ा सा देख लेना, नीलम संजीव रेड्डी। फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट एंड यूनियन मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे लोकसभा के, उसके बाद प्रेसिडेंट बने। In 1969, following President Zakir Hussain's death, the Congress Party nominated Reddy, a member of syndicate faction, as candidate for the presidential. Although Prime Minister Indira Gandhi opposed him, she was forced to accept Reddy as the Congress Party and official candidate and feared his election would allow the syndicate to expel her from the office. She asked Congress legislator to vote according to their conscience, ठीक है, rather than blindly toe the party line. In effect, giving a call to support the independent candidate VV Giri in a closely fought election held. This VV Giri emerged victorious, winning 48% of the first preference vote and subsequently majority in counting second preference vote. In final tally, गिरी साहब को इतने वोट मिले, ठीक है। The election led to much discord within the Congress party and culminated in the history split 1969 and subsequent Indira Gandhi in the Indian politics. चलिए, तो इनका क्या था, कहीं पे मैंने एक क्वेश्चन देखा था इनसे रिलेटेड ना, ये क्या था कि जो इंदिरा गांधी थी वो एक तरह से इनको अपोज कर रही थी। अब ये लीडर किसके थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कांग्रेस की ही ये पीएम है, तो ये इनको अपोज कर क्यों रही थी, है ना। तो उसमें थोड़ा सा टसल था, क्योंकि ये जिस ग्रुप से आते थे वो ग्रुप एक तरह से इंदिरा गांधी को नहीं चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर बने। तो इन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे ऐसे सीधे सीधे तो बोल नहीं सकती, इन्होंने जितने भी वहाँ पे एमपी थे उनसे बोला कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आप वोट करना। तो किसने सुनी किसने नहीं सुनी वो पता नहीं हमें, बट थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल नाम था, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इस पर बताया। तो सारे आपको प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट पता चले, ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इनके साथ देखते हैं गवर्नर। गवर्नर साहब को ना हमें कंपेयर करना पड़ेगा। एक तरफ तो हमने प्रेसिडेंट देख लिए, अब पार्ट 6 आएगा। पार्ट 6 प्रेसिडेंट किस में है? पार्ट 5 में, क्योंकि पार्ट 5 में क्या है? यूनियन, और इसमें क्या है? स्टेट, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 6 में आएगा, यहाँ तक इनके जो आर्टिकल है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 152 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। अब चलिए इनके आर्टिकल एक बार नीचे लिख लेते हैं, उसी तरीके से हम देखेंगे। आर्टिकल 152, 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ठीक है, 161, 162, 163,
इस सब में आपका ये पूरा हो जाएगा जो भी गवर्नर के पद हैं। ठीक, अभी हम देख लेंगे कि फिर इसमें कितना एड ऑन करा रहा है, किस तरीके से। शायद 89 का एक प्रिंसिपल चलता है, 52 + 89। चलिए, 89 का कोई प्रिंसिपल नहीं काम आ रहा है इसमें। 152 में क्या होगा? अब देखिए, ये राज्य का है तो राज्य की परिभाषा होगी, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा है। अब 153 में क्या है? अब यहाँ से गवर्नर के शुरू हो जाएगा, तो इसमें गवर्नर का पद है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक, 154 में क्या आएगा? उसमें बताया जाएगा कि ये हेड है किसके? एग्जीक्यूटिव के, एग्जीक्यूटिव के ये हेड है। 155 में क्या है? इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जाएगा। ऐसे ही 156 में टेन्योर कितना रहेगा? 57 में भाई एलिजिबिलिटी क्या है, किसी को भी बना दोगे क्या? 58 में क्या आएगा? कुछ कंडीशन आएंगी, है ना, कि भाई क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। 159 में क्या है? ओथ। 160 में क्या है? इनकी जो पावर है पार्डन करने की पावर, आप बोल लीजिए। अब 161, 162, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 तो इतना नहीं है। 162 में क्या है? जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। 163 में क्या है? चलिए उसको देखेंगे। तो आपने गवर्नर का देखा, अब इसमें आप ऐड ऑन करते चलो, बस पैरेलल आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि देखिए इसमें स्टेट की डेफिनेशन हो गई है, इसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात की गई। तो गवर्नर का पद हमने लिया कहाँ से है, आपको ये भी पता। तो 153 में देखिए क्या है, गवर्नर का पद है, कहाँ से लिया है हमने? कनाडा से लिया है क्या? हाँ, कनाडा से लिया है। ठीक, 154 में क्या है? इसमें एग्जीक्यूटिव के हेड है, जो भी इनका रोल है उसके बारे में बताया गया है। अभी हम रोल देखेंगे क्या है। 55 में क्या है? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति तो करते हैं, और राष्ट्रपति के एक तरह से प्रसाद अनुरूप या फिर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मींस प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, जब चाहें तब हटा सकते हैं। टेन्योर कितने साल के लिए करते हैं? तो वही है भाई, जनरली 5 साल का होता है, बट प्रेसिडेंट इनको पहले भी हटा या फिर कहीं पे अपॉइंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो वही 35 साल होनी चाहिए आपकी एज, भारत के नागरिक होने चाहिए। कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो क्या है कि आप सेम स्टेट के नहीं होने चाहिए। मींस अभी सपोज आप लोग हो, कोई आप उत्तराखंड से हो और बाद में आपको चाहे प्रेसिडेंट उत्तराखंड का गवर्नर बना दे, तो ऐसा नहीं है, आप किसी और स्टेट का बन सकते हो, उत्तराखंड के नहीं बनेंगे। ओथ, शपथ किसके सामने लेते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब भेजते हैं कहाँ? स्टेट में। तो स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ नैनीताल हाई कोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस है वो इनको शपथ दिलाएंगे। और त्याग पत्र इनको देना है, तो त्याग पत्र भाई जिन्होंने अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट साहब, उनको रिज़ाइन कर देंगे। ठीक, पार्डन पावर, हाँ इनके पास भी शक्ति है, लेकिन ये आप समझो फांसी को ये क्या टाल सकते हैं? नहीं। तो इनकी पावर क्या है? लिमिटेड है। ऐसे ही 162 में क्या है? 162 में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। गवर्नर क्या है? एग्जीक्यूटिव को बना सकते हैं गवर्नर। और 163 में यही है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वो एड एंड एडवाइस करेगी किसे? गवर्नर को। तो वो तो प्रेसिडेंट के पैरेलल हम देखेंगे। गवर्नर के ये सारे आर्टिकल, और यहीं से आपसे घुमा फिरा के इधर उधर से पूछता रहता है। अब देखिए कहाँ से पद लिया है कनाडा, एक क्वेश्चन ये बनता है। ये एग्जीक्यूटिव के कौन से हेड हैं? तो 2 हेड होते हैं, एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड।
तो ये प्रेसिडेंट ही है एक तरह से राज्य में, तो ये नॉमिनल है, रियल नहीं है। रियल कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर। ठीक, समझ में आया? अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, और वो भी किसकी मर्जी पे? भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो कैबिनेट होती है वो बताती है कि इनको अपॉइंट करना है अपनी मर्जी से। टेन्योर 5 साल का है। क्या किसी एक राज्य के रह सकते हैं? 2 राज्य के भी गवर्नर रह सकते हैं। तो एक गवर्नर 2 अलग अलग राज्य को भी रूल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक राज्य में 2 गवर्नर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। एक गवर्नर 2 राज्य को रूल कर सकता है, लेकिन 2 गवर्नर एक राज्य में नहीं रहेंगे। एलिजिबिलिटी 35 साल है। कंडीशन क्या है? सेम स्टेट के नहीं होने चाहिए। ओथ किसके सामने लेते हैं? रिज़ाइन किसको करते हैं? फांसी माफ़ नहीं कर सकते। तो आपको इसी से आइडिया लगा, और यहीं से सारे क्वेश्चन पूछता भी है। अब थोड़ा सा इनका जो फंक्शन है, जो ये काम करते हैं, उसको समझ लेते हैं बस क्या है। तो एक तो सबसे पहले देखिए, एक जो फंक्शन है इनका वो क्या है? आपने सुना है यूनिवर्सिटी, उसके जो चांसलर होते हैं, चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी की राज्य में कौन होते हैं? वो होते हैं गवर्नर। यहीं से इशू आने स्टार्ट होंगे। अभी केरल में एक इशू आएगा कि केरल में क्या होता है, अब हर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं एक तरह से गवर्नर हैं, और गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं? अपने वीसी, वाइस चांसलर को, कुलपति जिसको बोलते हैं। अब केरल में क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो अभी बिहार के गवर्नर हैं, वो केरल के गवर्नर थे। अब केरल की जो यूनिवर्सिटी है उसके ओबियसली ये हेड बन ही जाएंगे। तो केरल गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी कि जो भी कुलपति हैं, ठीक, या फिर जो यूनिवर्सिटी है उसके हेड चीफ मिनिस्टर रहेंगे, ना कि गवर्नर। तो उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, तो यहीं से समझ में आएगा कि गवर्नर का पद, उसकी कंट्रोवर्सी और मेंस का क्वेश्चन। ऐसे ही इनके पास स्पेशल पावर है क्या? हाँ, स्पेशल पावर है इनके पास। स्पेशल पावर है, क्या है कि इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता जब तक ये ऑफिस में है। बाद में चल सकता है। क्या सिविल केस चल सकता है इन पे? ऑब्वियसली चल जाएगा, वो तो प्रेसिडेंट पे भी चलता है। विवेक की कोई शक्ति है क्या? डिस्क्रिशनरी पावर है क्या? तो डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसी प्रेसिडेंट के पास थी कि हंग असेंबली होगी, तो राज्य में अगर हंग असेंबली होगी, हंग असेंबली मतलब कि किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं है, तो ये किसी एक को बोलेंगे कि भैया आके बहुमत सिद्ध करो। ठीक, केस हुआ था कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या था, जो उस टाइम अभी जो सीएम है हमारे देवेंद्र फडणवीस, तो उस टाइम पे क्या था, ये जाते हैं सुबह सुबह 5-6 बजे, और जो चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी जो उस टाइम पे गवर्नर थे वहाँ के, भगत सिंह कोश्यारी जी, वो उनको शपथ दिला देते हैं। फिर बाद में वो बहुमत सिद्ध कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुमत था भी नहीं। बीजेपी को लग रहा था कि भाई हम शपथ ले लेंगे, हम सीएम बन जाएंगे, तो सबको लगेगा कि भाई इनके पास बहुमत है, और जो भी हमारे एमएलए हमारे साथ नहीं है या दूसरी पार्टी के एमएलए हमारे साथ नहीं है, वो भी टूट के आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी होती है। और कौन सी पावर है? इमरजेंसी की पावर है। इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 लगाते हैं, प्रेसिडेंट रूल, कौन लगाते हैं? गवर्नर साहब। ठीक, लेजिस्लेटिव पावर है क्या इनके पास? विधायक की। तो हाँ, कोई बिल आता है तो उसको ये क्या कर सकते हैं? हाँ बोल देंगे, या फिर इनके पास अटकाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, उसको अपने पास रख लेंगे और प्रेसिडेंट को रेफ़र कर देंगे। अब इन्होंने प्रेसिडेंट को रेफ़र किया, कितना टाइम लगे नहीं लगे, हो सकता है रेफ़र नहीं किया, अपने घर पे रख के बैठे हो, तो उसमें डिले होता था। तो तमिलनाडु से कंट्रोवर्सी निकल के आएगी नीट के विवाद को लेके। ठीक है, हम देखेंगे उस टाइम पे जो गवर्नर थे RN रवि साहब थे। ठीक है, ये IAS ऑफिसर भी हैं। तो ये एक लेजिस्लेटिव की भी इनके पास पावर है। और कौन सी पावर है? बहुत सारी पावर है इनके पास। तो एग्जीक्यूटिव में भी है, एग्जीक्यूटिव की भी पावर है इनके पास। कि देखिए अभी जैसे अलग अलग बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जैसे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है। तो इन सब का अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? ये करेंगे अपॉइंटमेंट। ठीक, ऑल्दो कैबिनेट बताएगी उसमें, बट अपॉइंटमेंट यही कराते हैं उसका, एग्जीक्यूटिव इन्हीं के नाम से होता है। फिनेंशियल पावर है क्या? पैसे की ताकत है क्या? हाँ है।
कि देखिए जो पंचायत वगैरह है, पंचायती राज बॉडीज़ हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बैठता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसको उसका गठन भी यही करते हैं। तो फिनेंशियल पावर भी है, बताते हैं किसको पैसे देने किसको नहीं। और क्या पार्डन पावर है इनके पास? तो हाँ है भाई, बस क्या है, ये फांसी को माफ़ नहीं कर सकते, बाकी ये सब कुछ लगभग कर लेंगे। तो अब आप मुझे बताइए एक टेबल बना के, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके पास क्या सिमिलर पावर है, 4 पॉइंट आपको बताने हैं, और क्या पावर इनमें अलग है, डिफरेंस क्या है, 3-4 बताने हैं। बाकी मैं आपसे मेंस के क्वेश्चन में ये डिस्कस करूँगा सब, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैंप है, रबर स्टैंप, एग्जामाइन करो इसको क्रिटिकली। तो बताओ हाँ 4-5 पॉइंट की, हाँ भाई इन वजह से ये रबर स्टैंप है और इन वजह से रबर स्टैंप नहीं है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।